क्यों भाग रहे आप हमसे? बीवी है हम आपकी। सरोजा, हमें थोड़ा वक्त दो। कितना वक्त? 8 महीने हो गए हमारी शादी को, और आप तो हमें छूने से भी कतराते हैं। ये बेकार की बहस करके हमारा दिमाग ना खराब करो। बेकार की बहस कर रहे हैं हम आपसे। हम भी तो आपके कुछ लगते हैं ना। माँ जी हमें हमेशा कहती रहती हैं कि दादी बना दो, दादी बना दो। क्या जवाब दे हम उन्हें? बताओ आप। नहीं जान देंगे हम आपको, नहीं छोड़ेंगे हम आपको, नहीं। उठो, ब्रेकिंग न्यूज। वो उठो ना, हम दोनों बुआ फूफा बनने वाले हैं। क्या? चमका दिए ना। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भाभी माँ को सिर्फ सपने दिखा रही है दादी बनाने के, पर क्या? पर ये कि ना नॉर्मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। भाई आज फिर से निकल गया जलती अंगीठी बुझा के। अरे वो अपनी रोटियां कहीं और सेकता है। अगर रणवीर की असली रासलीला का सच तेरी भाभी को पता चल जाए ना, तो यहाँ नाच नहीं तांडव होगा। हमारी छुटकी बहनिया की शहनाई बजने के पहले अगर ये तांडव हो गया ना, तो रौनक छा जाएगी। जूती से भी बदतर हाल कर दिया आप हमारा। चुल्लू पर पानी में डूब मरने लायक भी नहीं रहे हम। ये बोल। क्यों शादी की है हमसे? क्यों हमारी जिंदगी नरक बना दी है? सरोजा, हम शांति से भी बात कर सकते हैं। शांति? हमारी जिंदगी की शांति मंगल के लिए शांति का बढ़ावा बना रहे हैं। बात तो पतंग कर दम, किसी ने सुन लिया तो मुंह तो दबा रहे हमारा, गला ही दबा दीजिए ना। देख हमारी इज्जत की धज्जियां ना उड़ा, नहीं तो क्या करेंगे? मारेंगे? मार डालेंगे ना? मार डालो ना, मार डालो। सरोजा, सरोजा, बैठिए बैठिए आप बैठिए। ये पानी लीजिए। बताइए क्या हुआ है? वो सरोजा हमारी बहू। हे भगवान, क्या कर दिया तूने? देखिए, निश्चिंत होकर बताइए क्या हुआ आपकी बहू के साथ? उसने मार डाला। किसने? डरिए मत, बताइए किसने मार डाला आपकी बहू को? हमारे बेटे ने हमारी बहू को मार डाला।
आज के दौर में माता पिता अपने बच्चों की छोटी मोटी गलतियों की चर्चा अपने सगे संबंधियों तक से करने से परहेज करते हैं। ऐसे में अगर एक मां अपने ही बेटे को हत्या के आरोप में सजा दिलवाने की पहल करे तो हैरानी होना लाजमी है। और इस हैरानी में हैरान होकर हम अक्सर कानून व्यवस्था का आदर करने वालों पर भी सवालिया निशान लगा देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि आज के दौर में अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसके पीछे भी जरूर कोई पहेली है। ये केस एक ऐसी ही दुर्लभ पहेली बनकर पुलिस के सामने आया था और इस पहेली को बूझने के लिए पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, जहां सरोजा की बेजान लाश पड़ी थी। उसके साथ हुए हादसे की तस्वीरें बयां करता एक दिल दहला देने वाला मंजर था और साथ में थे कुछ निर्जीव प्रश्न जिनके जवाबों को सजीवता देना पुलिस की जांच का पहला पड़ाव था। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दें। सर। पति पत्नी के बीच में कोई नोकझोंक हुई थी क्या? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। आपका परिचय? हम रंजना, रणवीर भैया की छोटी बहन। आपसे बाद में बात कर लेंगे, पहले आपकी माता जी से पूछ लेते हैं। जरा विस्तार से बताइए हत्या के हालात, हत्यारे की मंशा और पीड़ित की आप बीती, जितना भी आप जान समझ पाई खुल के बताइए। रणवीर और सरोजा की शादी को 8 महीने हुए थे साहब। छुटपुट नोकझोंक के अलावा सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था। छोटी मोटी नोकझोंक अगर हिंसा में बदल जाए, वो भी जानलेवा, तो कोई छुटपुट बात नहीं हुई। जरा दिमाग पर जोर डालिए। कल परसों नरसों कभी तो कुछ ऐसा हुआ होगा जो आज हत्या के अंजाम तक आ पहुंचा। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है साहब। आज सुबह तक तो सब कुछ ठीक था। रंजना को देखने लड़के वाले आए थे आज, और बहन जी, हमें रंजना बहुत पसंद है। आपने हमारा मान रखकर बहुत उपकार किया बहन जी, पर आप भी हमारा मान रख लेना अच्छे से। अभिलाष की मां ने दहेज की मांग की और इस बात को लेकर घर में तनाव का माहौल बन गया। लड़के वालों की मांग पूरी करने के लिए ये जमीन बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। खबरदार जो जमीन बेचने की बात भी की तो 5 लाख नगद, कार, टीवी, फ्रिज, कहां से होगा इंतजाम? इतने भी गए गुजरे नहीं है हम रणवीर। गहने जेवर बेचकर विदा कर देंगे रंजना को, पर पुरखों की जमीन नहीं बेचेंगे। माँ जी, दहेज देना और लेना दोनों अपराध है और हमें समझ नहीं आ रहा कि क्यों हम उन्हें सीधे से मना नहीं कर देते और अपनी रंजना के लिए कोई दूसरा अच्छा सा लड़का देख लेते हैं। हर कोई हमारी माँ की तरह तो नहीं होता ना, जो बिना दहेज लिए शादी के लिए मान जाए। रंजना, तो हमें ऊंचा बताकर अपनी भाभी को नीचा दिखाने की कोशिश मत कर। अरे माँ, वो अभिलाष भाग गया है इसे, उसी से शादी करना चाहती है, इसलिए बौखला गई है। हाँ दीदी, और वैसे भी हमारे जीजा जी से तो लाख गुना अच्छा ही है ना अभिलाष। रंजना, जबान संभाल के। 1 मिनट दीदी, हमें अपनी तरह समझने की कोशिश मत कीजिएगा आप। और वैसे भी हम इस घर से विदा होंगे तो ये सोच करके नहीं कि कल को अपने पति को यहाँ ले आए घर जमाई बनाकर। और एक बात हम सबको बता देना चाहते हैं कि जीजा जी को भी तो बहुत कुछ दिया था ना हमने, 3 लाख कैश, टीवी, फ्रिज, तो फिर हमें क्या कुछ भी नहीं देके विदा करेंगे यहाँ से? सुन रही हो अम्मा, गहने जेवर बेच के मामला सुलटने वाला नहीं है। और वैसे भी कौन सा धन्ना सेठ बना दिया उस जमीन ने हमें। बेचो उसे और जिसे जो चाहिए दे के टंटा खत्म करो। मरते दम तक हम ये जमीन नहीं बेचेंगे रणवीर। एक काम करो, हमें जहर देकर मार डालो, फिर जिसे जो करना है वो करे। माँ जी, खाना? अपनी बहू को अनसुना करके आप हमारा अपमान भले ही कर लीजिए माँ जी, लेकिन अन्न का अपमान मत कीजिए। हम कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहते बहू, पर इस घर में हमारे भावनाओं का हमेशा अपमान किया जाता है। आपको पता है माँ जी, भूखे पेट ना नकारात्मक विचार आते हैं और भरे पेट
सकारात्मक। तू ना बहू है हमारी। कान तो छोड़िए हमारा, किसी ने देख लिया तो सोचेंगे कितनी अत्याचारी सास है हम। ये लीजिए माँ जी। बस सुशील और संस्कारी तो तू है ही बहू, पर चतुर भी बहुत है। झट से हमारा गुस्सा शांत कर दिया। बस अब तेरी गोद भर जाए तो गंगा नहा ले। माँ बेटा बेटी के झगड़े का पति पत्नी के झगड़े से क्या वास्ता? कहीं ऐसा तो नहीं कि परिवार का झगड़ा रणवीर के सर चढ़ बैठा और उसने पति पत्नी की नोकझोंक में आग में घी का काम किया? हमने तो सरोजा को कभी भी ऊंची आवाज में बात करते नहीं सुना था साहब। बड़ी सहनशील थी वो। आज अचानक पता नहीं क्या हो गया जो रणवीर को इतना सुनाने लगी वो। सरोजा बोल क्या रही थी रणवीर से? क्यों शादी की है हमसे? क्यों हमारी जिंदगी नरक बना दी है? देख हमारी इज्जत की धज्जियां ना उड़ा। नहीं तो क्या करेंगे? हाँ, मारेंगे, मार डालेंगे ना, मार डालो, मार डालो ना, मार डालो मुझे, मार डालो। सरोजा, सरोजा, हमारा बस चलता तो हम तभी अपने बेटे की जान ले लेते, लेकिन एक पति अपना आपा खोकर अपनी बीवी को मार सकता है, पर एक माँ क्या किया? क्यों किया यार तूने? क्यों किया? इसी दिन के लिए पैदा किया था तुझे। क्या कर डाला तूने रणवीर? चल, अभी चल, अभी चल पुलिस के पास। नहीं माँ, पुलिस के पास नहीं जाएंगे, हमारी इज्जत चली जाएगी। क्या इज्जत बची है अभी? चल, चल पुलिस के पास चल। नहीं माँ, पुलिस के पास नहीं जाएंगे। नहीं रणवीर रुक, रणवीर, रणवीर रुक जा, रणवीर। और वो कपूत भाग गया, अपनी बीबी को शरीर से और अपनी मां को जीते जी मारकर। तिवारी, इस घर के सभी सदस्यों के फिंगरप्रिंट्स लो। जूता चप्पल सबके निशान चाहिए मुझे। सर। सरोजा और रणवीर के रिश्ते पर आप कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे? जी, जो जानता हूँ साफ साफ बता देता हूँ। रणवीर का ना किसी दूसरी औरत पे था चक्कर था, और हमें लगता है कि ये बात सरोजा को पता लग गई थी, इसीलिए ऐसा हुआ। कौन है ये दूसरी औरत? ये नहीं पता वो कौन है, बस एक दो बार उसकी परछाई को रणवीर भैया के साथ देखा था। परछाई से आपका मतलब? वो जब लोग दूर होते हैं और अंधेरे में होते हैं तो। मतलब वो रात में आती थी रणवीर से मिलने। अब ऐसे रिश्ते तो चोरी छिपे ही बनते हैं ना। इसका जिक्र अपनी माँ से किया आपने? जी नहीं, बल्कि हमने तो सोचा था हम खुद रणवीर भैया से बात करते हैं कि वो इस तरह भाभी को धोखा ना दे, लेकिन उसने तो उससे पहले ही भाभी को। नहीं, भैया पापी की जान नहीं ले सकते। जान नहीं ली तो भाग क्यों गया? ऐसा हो सकता है वो माँ की गलतफहमी का शिकार हो गए। तुम्हारी माँ ने ही मियाँ बीवी के लड़ने की आवाज़ सुनी। सर, हमें लगता है कि उनके झगड़े का फायदा किसी दूसरे ने उठाया और भाभी को मारा है, और माँ को लग रहा है कि भैया ने मार दिया है भाभी को। ये दूसरा हो कौन सकता है? शायद विवेक जीजा जी। ये विवेक से तुम्हारी कोई दुश्मनी है या ऐसी? सब वो बिल्कुल अच्छे इंसान नहीं है। घर जमाई बनकर रहने का उनका मकसद है माँ की जमीन जायदाद पर हक जमाना। वो तो चाहते ही है कि भैया को फांसी हो जाए और सारी जायदाद वो अकेले हड़प जाए। तुम्हारी बड़ी दीदी मानसी, वो भी ऐसे ही सोचती है? सब वो उनसे भी बड़ी लालची है। और वैसे भी जीजा जी जो कुछ भी करते हैं उनके इशारों पर ही करते हैं। दोनों के दोनों चोर बन के बैठे हैं घर में। अभी कुछ दिन पहले ही दीदी ने भाभी के गहने तक चुरा लिए थे। माँ, हम सच कह रहे, सरोजा के गहने हमने नहीं चुराए। माँ, हम भी झूठ नहीं कह रहे। दीदी हमारे कमरे में गई थी। अरे तो कमरे में गए थे तो क्या चोर हो गए? किसी और ने चुराए होंगे तो। ठीक है, तो अपने कमरे की तलाशी दिलवाकर हमें आप झूठा साबित कर दीजिए। क्या हो क्या रहा है ये सब? कल की आई बहू घर की बेटी पर आरोप लगा रही है और आप सब खड़े चुपचाप सुन रहे हैं। तलाशी की बात सुनते ही जीजा जी ने ऐसा चिल्लत्तर मचाया घर में कि फिर माँ ने तलाशी लेना ठीक नहीं समझा, और फिर अगले ही दिन जीजा जी ने अपने बैंक अकाउंट में पूरे 1 लाख रुपए जमा करवाए।
कुछ कमाते धमाते नहीं थे, तो फिर कहाँ से आया इतना पैसा बैंक में डालने के लिए? और तुम्हें लगता है ये पैसे तुम्हारी भाभी के गहने बेचकर आए? जी सर। सरोजा की सास ने कहा कि बेटा बहू में झगड़ा हो रहा था, तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, और देखते ही देखते झगड़ा हिंसा में बदल गया। पर लगा उसकी पीठ पे। झगड़ा करते वक्त दोनों आमने सामने थे और मां के मुताबिक सरोजा खुद चिल्लाई थी। सरोजा? फिर भी वार सरोजा की पीठ पर हुआ। यानी कि सर आप यही कहना चाहते हैं कि सरोजा की हत्या उसके पति रणवीर ने नहीं की? सरोजा के अलावा उसके ससुराल में 5 लोग हैं, लेकिन मां कह रही है कि सरोजा को उसके पति रणवीर नहीं मारा। हमारे बेटे ने हमारी बहू को मार डाला। लेकिन उसने अपने बेटे रणवीर को सरोजा को मारते हुए नहीं देखा। सरोजा! रणवीर के जीजा विवेक और बड़ी बहन मानसी का कहना है, साहब जब हम बाहर आए ना तो रणवीर वहां नहीं था। सरोजा की लाश और माँ थी वहाँ, और माँ रणवीर का नाम लेकर चिल्ला रही थी। विवेक और मानसी ने यह मान लिया कि रणवीर ही सरोजा को मारकर भागा है, लेकिन उसकी छोटी बहन रंजना ने यह नहीं माना। नहीं, भैया पापी की जान नहीं ले सकते। रंजना ने अपना शक अपनी बड़ी बहन मानसी और जीजा विवेक पर जताया। सर आप कहना क्या चाहते हैं? हम सरोजा के सास, ननद और जीजा सबका मनोविज्ञान समझने की कोशिश कर रहे हैं। बस एक बात खटक रही है कि आखिर एक माँ अपने बेटे को फांसी क्यों चढ़ाना चाहती? सरोजा के ससुराल में कोई भी दूध का धुला नजर नहीं आ रहा। बस ये इकलौती सास इतनी महान क्यों नजर आ रही है? और वो सरोजा का पति रणवीर, उसे फरार किया गया या वो खुद फरार हो गया? सर आपको क्या लगता है कि रणवीर का वाकई में किसी औरत से चक्कर था या विवेक और मानसी जबरदस्ती ये कहानी बना रहे हैं? सरोजा के ससुराल में सभी टेढ़े हैं। कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, ये समझने के लिए पहले जमीन बेचने का मामला समझना होगा। ऐसा करो, रणवीर के बैंक अकाउंट, लेन देन, कर्ज मुनाफा सबकी डिटेल निकलवाओ और उसके जीजा की भी। ओके सर। और सुनारों की दुकानों पे चेक करो कि वाकई मानसी और विवेक ने सरोजा के चुराए गहने तो नहीं बेचे थे। सर सरोजा की हत्या की यह पहेली अब पारिवारिक रिश्तों के राज सामने ला रही थी। सवाल सवालों में उलझते जा रहे थे और करीबी रिश्ते अब बनावटी नजर आ रहे थे। सरोजा को इंसाफ दिलवाने के लिए अपने बेटे को सूली पर चढ़वा देने की एक मां की मंशा क्या वाकई उसकी महानता का परिचय दे रही थी, या फिर असलियत से अभी तक खुद उसका परिचय नहीं हुआ था? अपराध का आधार, अपराधी की मंशा, पीड़िता की आप बीती और हत्या का वृतांत समझने के लिए अब पुलिस को सरोजा के पति रणवीर की तलाश थी। सुनिए जी, ये फोटो देखिए, बताइए कि इन दोनों में से यहाँ कोई आया तो? ये लेडीज है सर। ये जेवर रणवीर की बड़ी बहन मानसी ने एक सुनार को बेचे थे, वो भी सरोजा की हत्या की अगली सुबह। मतलब रंजना सही कह रही थी, मानसी और विवेक घर बैठे चोर ही हैं। सर, सरोजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हसिया घोप के उसकी हत्या हुई, लेकिन हसिया पर किसी की उंगलियों के निशान नहीं पाए गए। मतलब सरोजा की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। ये पता चला वो पैरों के निशान किसके थे जो सरोजा की बॉडी के पास मिले थे। माताजी, अभिलाष की माताजी पूछ रही हैं, अगर आपको उनकी मांगे मंजूर हो, रंजना और अभिलाष की तारीख पक्की कर दी जाए। ठीक है, हम खबर भिजवा देंगे। जय माता। माँ, हम सोच रहे हैं एक छोटा सा व्यापार शुरू कर दें। अच्छी बात, करो शुरू। लेकिन माँ, आप तो जानती है ना, आजकल बिना लागत लगाए कुछ भी नहीं होता। तो हम सोच रहे थे कि आप रंजना की शादी के लिए जो ज़मीन बेचेंगे उसमें से थोड़े पैसे हमें भी। हम ना पुरखों की ज़मीन बेचेंगे और ना ही दहेज देंगे। सरोजा की भी यही राय थी। उसकी आत्मा को शांति मिलने के लिए उसके विचारों का हम इतना तो मान रख ही सकते हैं ना। गिरफ्तार कर लो इस पति पत्नी को। लेकिन साहब,
हमने क्या किया है? चोरी के सबूत मिल चुके हैं और सरोजा की हत्या का सच हम उगलवा लेंगे। साहब आपको कोई गलतफहमी हुई है? हम भला सरोजा को क्यों मारेंगे? तेरे जूतों के निशान मिले हैं सरोजा की हत्या वाली जगह पर। अरेस्ट कर लो इन्हें। लेकिन नहीं मारा उसको। साहब हम मानते हैं कि हमने सरोजा के गहने चुराए थे, लेकिन इन्होंने सरोजा को नहीं मारा साहब। हम तो उस रात बाहर गए ही नहीं, सच्ची कसम से। तो तेरे जूते पहन के कोई भूत मार गया सरोजा को? साहब हमारा यकीन कीजिए, जब हम सरोजा के कमरे में गहने चुराने गए थे तब ये सो रहे थे साहब। साहब मुझे लगता है वो जो परछाई रणवीर भैया से मिलने आती है वो सच में कोई भूत ही थी। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। रणवीर का किसी औरत के साथ चक्कर होना तुम दोनों की झूठी कहानी है जिसमें हमें उलझा के तुम दोनों बचना चाहते हो। हमारा यकीन कीजिए साहब, हम सच कह रहे हैं। उस रात भी रणवीर भैया से वो परछाई मिलने आई थी और उसके पीछे पीछे सरोजा भी गई थी। उसी का तो फायदा उठा के हम उसके कमरे में घुसे। वरना आप ही बताइए साहब, ये चोरी हम कैसे करते? सब हमें नहीं लगता कि रणवीर भैया का किसी के भी साथ कोई चक्कर था। हमें लगता है वो दोनों ज़रूर आपसे कोई झूठ बोल रहे हैं। कहीं आप ही तो कुछ छुपा नहीं रही है ना हमसे? नहीं सर, हम आपसे कुछ नहीं छुपा रहे हैं। ठीक है, आप जा सकते। सर आपको क्या लगता है कि वो परछाई वाकई में विवेक और मानसी का रचाया हुआ छलावा है या कोई रहस्यपूर्ण हकीकत? इस रहस्य का तभी पता चलेगा जब रणवीर हमारे हाथ लगेगा। कौन? रणवीर? रणवीर रुको! रणवीर रुक जाओ! रणवीर! रणवीर! माँ क्या हुआ? वो रणवीर आया था यहाँ। रणवीर भैया? विवेक और मानसी की गिरफ्तारी के बाद सरोजा की सास का ये कहना कि रणवीर घर आकर जमीन के कागज चुरा कर ले गया है, पुलिस के मन में कई सवाल खड़े कर रहा था। अगर रणवीर को जमीन के कागज चुराने थे तो ये काम उसने सरोजा की हत्या से पहले क्यों नहीं किया? हत्या करके फरार होने वाला अपराधी चोरी करने के लिए घर वापस क्यों आया? सरोजा की हत्या की पहेली सुलझाने में जुटी पुलिस अब उसके ससुराल की पुश्तैनी जमीन के कागजात चोरी होने की वजह जानने की कोशिश में थी। आइए साहब, वो कल रणवीर हमारे घर आया था चोरी छुपे। उसे हमारे पुश्तैनी जमीन के कागजात चुरा लिए। वो जमीन बेच देगा साहब। आपने ये जमीन उसके नाम करा रखी? जी। रणवीर कल रात को यहाँ पे आया था, तो इसकी सूचना आपने कल रात को हमें क्यों नहीं दी? आप तो उसे गिरफ्तार कराना चाहती हैं। जी, वो कल रात हमें लगा कि हमें कोई वहम हुआ है। पर सुबह उठ के जब जमीन के कागजात नहीं मिले तो हमें यकीन हो गया साहब कि रणवीर चुरा कर ले गया कागजात। हमें लग रहा है रणवीर की माँ ने खुद रणवीर को बुला के ये जमीन के कागज गायब करवाए होंगे। रणवीर की माँ पे नजर रखो और रणवीर की सारी कॉल डिटेल्स चेक करो। हो सकता है वो जमीन को बेचने की कोशिश करे। सर हमने रणवीर के कॉल रिकॉर्ड चेक किए और कुछ लोगों से बात भी की। पता चला कि रणवीर ने काफी लोगों से कर्जा लिया हुआ था। हो सकता है रणवीर इन्हीं कर्जदारों से अपनी जमीन का सौदा करे। सबके फोन सर्विलेंस पे डालो, रणवीर इनसे जरूर कांटेक्ट करेगा। सर हम आपसे अभिलाष के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। हम जानते हैं बेटा तू अभिलाष को पसंद करती है, लेकिन माँ अभिलाष दहेज के खिलाफ है। हम मिले थे उससे, उसने कहा है कि वो अपने माँ बाप के खिलाफ भी जाने के लिए तैयार है। लेकिन बेटा हाँ, हम कह रहे हैं ना, हमारे साथ रहने के लिए वो अपने माँ बाप से भी अलग हो जाएगा। बस उसने कहा है कि हम उसके साथ मंदिर में जाकर शादी कर लें। अगर तेरी इसी में खुशी है तो हम मना नहीं करेंगे बेटा। हम खुद तुम दोनों की शादी करवाएंगे। काश इस खुशी में पूरा परिवार साथ होता, लेकिन सब बिखर गए। सर आज सुबह मंदार नाम के एक साहूकार को रणवीर ने कॉल किया था। उसने आज शाम को चंदौली बाजार में उसे मिलने के लिए बुलाया।
हाँ साहब, रणवीर आने वाला था हमसे मिलने, लेकिन साहब हमें सच में नहीं पता कि वो अपनी औरत का कत्ल करके फरार है साहब। क्या बोल रहा था वो? साहब कई दिनों से अपनी ज़मीन बेचने की बात कर रहा था साहब। हम तो उसे बयाना भी देने वाले थे, लेकिन हमारी उससे मुलाकात नहीं हुई और आज सुबह अचानक से उसका फ़ोन आ गया। कब से जानते हो उसे? बचपन से साहब। उसका किसी औरत से कोई चक्कर था? चक्कर ही चक्कर था साहब। शहर में अक्सर एक चकले में जाया करता था और वहाँ की किसी वैश्या के साथ उसका टाँका भी भिड़ा था साहब। क्या नाम है उसका? साहब दिव्या। उस चकले का एड्रेस दो। साहब अब वो वहाँ रहती नहीं, 6 महीने पहले ही वहाँ से काम छोड़ के चली गई। बेटा वो मैं ये चाह रहे थे कि शादी के बाद तुम और अभिलाष यहीं रह लो। माँ चाहते तो हम भी यही है कि आपको कभी अकेला ना छोड़े, पर आप जानती है ना अभिलाष दहेज लेने के भी खिलाफ है, तो उसे घर जमाई बनने के लिए कैसे भूल सकते हैं हम। जिस लड़की का जिक्र रणवीर की बहन कर रही थी, हो सकता है वो दिव्या ही हो और रणवीर इस वक्त उसी के साथ हो। सर, एक एनजीओ की हेल्प से दिव्या का पता चला है उसने 6 महीने पहले प्रोस्टिट्यूशन छोड़ दिया था और उसके बाद से वो गिरना बस्ती में रह रही है। रणवीर कहाँ है? बहुत सुंदर लग रही है तुम। हाँ माँ, पर भैया आज यहाँ होते तो। नाम मत ले उसका, उसने हमारे बहू का कत्ल किया। रणवीर ने नहीं मारा सरोजा को, सास ने मारा है अपनी बहू को। ले चलो माता जी को। एक मिनट सर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है सर। माँ क्यों मारेंगी भाभी को? ले चलो माता जी को। तू डर मत रंजना, ये पुलिस वाले चाहे कुछ भी सोचे, पर भगवान जानता है कि हमने सरोजा से कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, तो उसे क्या मारेंगे? माँ हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तू डर मत, तू जा और अभिलाष से शादी कर, हमारी फिक्र मत कर बेटा। तू सांच को आँच नहीं होती बेटा। माँ सांच को आँच नहीं होती, तुम्हारा झूठ राख हो चुका है। अब बताओ क्यों मारा तुमने अपनी बहू सरोजा को? आप जो राग को रेत रहे उससे हमारे सच का कोई वास्ता नहीं। तुमने अपनी बहू सरोजा को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि उसे पता चल गया था कि तुम्हारा बेटा रणवीर HIV पॉजिटिव है, और वो ये सच दुनिया के सामने खोलकर तुम्हारे खानदान की इज्जत की धज्जियां ना उड़ा दे, इसलिए तुमने सरोजा को मार डाला। रणवीर HIV? रणवीर कहाँ है? रणवीर हमसे शादी से पहले मिला करता था, हमें पता चला कि हम HIV पॉजिटिव हैं। हमने रणवीर से भी कहा कि वो भी अपना चेकअप करवा ले। रणवीर इस बात से बहुत घबरा गया था। हमने उसे हिम्मत दी और अपने डॉक्टर के पास ले गए। रणवीर भी हमारी तरह HIV पॉजिटिव निकला। सिर्फ तुम्हारी वजह से हम HIV हो गए। अरे 1 हफ्ते बाद हमारी शादी है। समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। तुम ही बताओ ना हम क्या करें अब। रणवीर तुम ये शादी मत करो। अगर तुमने ये शादी कर ली तो तुम्हारी बीवी भी तुम्हें वैसे ही कोसेगी जिस तरीके से आज तुम हमें कोस रहे हो। लेकिन रणवीर अपने घर वालों से सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और उसने शादी कर ली। पर हाँ, उसकी एक अच्छी बात थी कि उसने अपनी बीवी के साथ कोई संबंध नहीं बनाया। मतलब शादी के बाद भी वो तुमसे मिला करता था? नहीं सर, हम सिर्फ फ़ोन पर बात किया करते थे। वो चाहता था कि हम मिलते रहें, लेकिन सर हम नहीं चाहते थे कि वो फिर से हमारी वजह से किसी मुसीबत में पड़ जाए। उस लड़की की बात की पुष्टि करने के लिए हम उस डॉक्टर से भी मिले जिससे रणवीर अपना इलाज करवा रहा था, और वहाँ इस बात की पुष्टि हुई कि सरोजा की मौत के बाद भी तुम रणवीर से मिल रही थी। जी हाँ, रणवीर का इलाज हम ही कर रहे हैं। वो अक्सर यहाँ आता जाता रहता है। अभी कल ही उसका फ़ोन था, उसकी तबीयत खराब थी तो हमने उसे अपने क्लिनिक आने को बोला। आपको किस नंबर से फ़ोन आया था? आप हमें वो नंबर दिखा सकते हैं? जी हाँ सर, ये देखिए। वो नंबर तुम्हारा ही था। हम झूठ नहीं कुरेद रहे हैं, बल्कि तुम्हें सच का आईना दिखा रहे हैं। तुम जानती थी कि तुम्हारा बेटा रणवीर HIV पॉजिटिव है, उसके बाद भी तुमने सरोजा की उससे शादी होने दी। जब सरोजा को तुम्हारे बेटे की सच्चाई पता चली तो तुमने सरोजा को जान से मरवा दिया और उसकी हत्या का आरोप अपने बेटे पर सिर्फ इसलिए मर दिया
क्योंकि तुम्हें लगता था कि रणवीर कुछ ही दिनों का मेहमान है। अपनी जमीन के कागज तुमने खुद रणवीर को बेचने के लिए दिए। अपने आप को महान बताने के लिए तुम अपने बेटे को पकड़वाने की नौटंकी कर रही थी, जबकि सच्चाई ये है तुम इतनी दकियानूसी हो कि HIV पॉजिटिव होने को तुम हत्या के अपराध से भी ज्यादा घिनौना समझती। अब बताओ कहां छुपाया है रणवीर को? गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलास्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम अपवित्रो पवित्रो वा यथावस्था गतोऽपि वा च स्मरे पुंडरीकाक्ष ओम आभ्यंतर शुचि ओम पुनातो। अब आप लोग फेरों के लिए खड़े हो जाएं। एक मिनट रंजना, तुम्हारा भाई भी तुम्हारी शादी में शामिल होना चाहता है। अब बताओ रणवीर को कहां छुपा रखा है? हमें नहीं पता, नहीं पता हमें। सर, हमें पता लग गया कि रणवीर इस वक्त कहां है। जहां रणवीर रह रहा था हमें पता चला वो जगह अभिलाष ने इसे दिलवाई थी और तुम दोनों वहां इससे मिलने जाते थे। अब ये शादी का गठबंधन उतारो और हथकड़ियां पहन लो। अरेस्ट कर लो इन्हें। सर, हम सिर्फ हमारे भैया की मदद कर रहे थे। मदद तो करेगी ही, क्योंकि वो जानता था कि उसकी बीवी को तूने मारा और फंस बेचारा वो गया। नहीं सर, हमने भाभी को नहीं मारा। भैया झूठ बोल रहे हैं आपसे। तेरा झूठ पकड़ा गया है। खुद को बचाने के लिए अपनी माँ को फंसाने की सोची। हमने नहीं मारा सरोजा को, ना ही रणवीर को कहीं छुपाया हमने। फिर तुम्हारे फोन से 25 नवंबर को किसने फोन किया था रणवीर को? उस दिन जब अपनी माँ के साथ शादी की शॉपिंग के लिए गई तो तूने खुद अपनी माँ से उनका फोन मांगा था, फिर उन्हें अकेला छोड़कर कहीं गायब हो गई। अपनी माँ की आंखों में धूल झोंककर तूने ही जमीन के कागज चोरी किए थे और अपने भैया के आगे जिद करके जबरदस्ती अपने नाम करवाए। सरोजा की मर्डर वाले स्पॉट पर जो जूतों के निशान मिले थे वो विवेक के ही थे, लेकिन तेरे घर के पीछे से होकर वो तेरे कमरे की खिड़की तक जाते थे। हमें पहले दिन से ही शक था कि जूते तो विवेक के ही थे, लेकिन उन्हें पहनकर तू ही ये कांड कर सकती है। लेकिन पहले विवेक और बांसी और उसके बाद अपनी माँ के खिलाफ एक के बाद एक सबूत खड़ा करती रही, जिससे कि हमारा शक तेरे ऊपर जाए ही नहीं। अब सब कुछ बताती है या धुलाई करवाऊं? हाँ, हम नहीं मारा है भाभी को। हमें पता चल गया था कि भैया HIV पॉजिटिव है। डॉक्टर की क्लिनिक से बाहर आते देख लिया था हमने उन्हें। हम क्या करें रंजना, हो गई हमसे गलती। इसका मतलब आपकी वजह से भाभी को भी ये हम तो आज तक उसे छुए भी नहीं और यही वजह है कि वो हमसे आज तक चिड़ी हुई रहती है। अगर ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमें नामर्द समझ के हमसे तलाक मांगने लगेगी। हमें लगा कि अगर भाभी को भैया की बीमारी के बारे में पता चल गया तो वो चुप नहीं रहेंगी, और अगर ये बात फैल जाती तो अभिलाष के घर वाले हमारी शादी कभी नहीं होने देते। बस इसीलिए भैया ने और मैंने मिलके भाभी के मन में शक पैदा करना शुरू कर दिया कि उनकी पति की जिंदगी में कोई दूसरी औरत है, ताकि इस कारण से भाभी भैया से अलग हो जाए। पर एक दिन भाभी को भैया के HIV पॉजिटिव होने का पता चल गया। इतनी बड़ी बात छिपाई हमसे, इसलिए ये दूर दूर भागते ना हमसे। हमें माफ कर दो सरोजा। हम माफ कर दे? हम अभी इसी वक्त इस घर से जा रहे हैं, तलाक लेंगे हम आपसे। सरोजा, 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 सरोजा हमारी बात सुन। सरोजा, सरोजा, सरोजा हमारी बात सुन, हमारी बात सुन। भैया की एक सुनने के लिए भी तैयार नहीं थी वो, तो हमने खुद ही उन्हें मारने की ठान ली और जानबूझकर हमने विवेक जीजा जी के जूते पहने।
एक हमारी इज्जत की धज्जियां ना उड़ा, नहीं तो क्या क्या करेंगे? मारेंगे? मार डालिए, लीजिए मार डालिए मुझे, मार डालो। क्या करेंगे? मारेंगे? ये क्या किया तूने? भैया आप भाग जाइए। सरोजा, सरोजा, माँ ने भैया को देख लिया था और जब उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा तो वो डर के भाग गए। हम भी नहीं चाहते थे कि हमारे भैया फंस जाएं, इसलिए हमने अभिलाष से मदद लेकर उन्हें वो जगह दिलवाई। और बाद में वो पेपर्स अपने नाम करवा लिए। मतलब तुम मंदार के जरिए हमें रणवीर के HIV पॉजिटिव होने के राज तक पहुंचाना चाहती थी, इसलिए अपनी मां का फोन लेके रणवीर से उस डॉक्टर को कॉल करवाया। लेकिन हमने अभिलाष की और तुम्हारे मां के फोन की लोकेशन एक ही पाई। इससे हम समझ गए कि इस सब में अभिलाष का भी कुछ ना कुछ लेना देना जरूर है। और फिर रणवीर हमारे हाथ लगा और तुम्हारी सारी पोल पट्टी खुल गई। नजरें तो हमें झुकानी चाहिए बेटा। और शर्मिंदा मत करो अम्मा। शर्मिंदा तो हम महसूस कर रहे हैं आज। तेरी मन की दुविधा समझ ही नहीं पाए हम, और तुझे सरोजा का हत्यारा समझकर जलीकटी सुनाते रहे। नहीं अम्मा, गलती हमारी है कि हम आपको आज तक सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाए। हमने आपको ही नहीं, सरोजा को भी धोखा दिया है। हमें माफ कर दो अम्मा। देर से ही सही, तो तेरे इसी सच ने हम दोनों के बीच जितनी भी गलतफहमियां थी ना, सारी दूर कर दी बेटा। और हम माँ बेटों को फिर से मिला दिया। देखा सच का असर। अंता, मैं क्या सोच रहा था, हम लोग 4 धाम की यात्रा पर चलते हैं और फिर। अरे रे, तो आप इतनी देर से यही सोच रहे थे? हाँ। मुझे तो लगा कुछ परेशानी है और आपके साथ चलना। बाप रे बाप। क्यों भाई? वो वृंदावन के मंदिर में आरती शुरू हुई तो ये जय श्री कृष्ण करके इतने आगे चले गए कि हम बिछड़ गए और किसी दूसरे के हाथ पकड़ लिया। अरे सुनो भाई, ऐसा नहीं है। देखो क्या है, जब इंसान भक्ति में लीन हो जाता है ना, तो ऐसा ही होता है। जी? समीर पटेल कौन है? मैं हूं समीर पटेल, बोलिए। तुम्हारी पत्नी के मर्डर के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। अरे मैंने कुछ किया नहीं। अरे इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुन रही है। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे बेटे को बच्चा होना, देखो ना। आज के जमाने में जॉइंट फैमिली एक सपने की तरह से हो गई है, और इसी सपने को सच साबित करता पटेल परिवार। जहां सब लोग एक साथ हंसी खुशी रह रहे थे, उसी परिवार में अचानक एक दिन पुलिस आती है और समीर को उसकी पत्नी के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। इस मामले की तह तक जाने के लिए अतीत को खंगालना होगा। कौन है ये समीर पटेल और उसकी पत्नी की हत्या का सच क्या है?
सलोनी को अच्छा लगा? हाँ मम्मा, बहुत अच्छा लगा। हेलो, हाँ रोशिश भाई। अरे नहीं नहीं रोशिश भाई, पिछली बार आपकी 6 साड़ियों में डिफेक्ट निकला था। अरे पता है, लेकिन इससे ग्राहक भी तो टूटते हैं ना। ठीक है, आप भेज दीजिए। ओके। समीर, हाँ। अभी टाइम ही क्या हुआ है? इतने जल्दी घर जाके क्या करेंगे? चलो थोड़ा और घूमते हैं। हाँ पापा, गोला गोला वाला, मुझे गोला खाना है। चलो गोला खाएंगे। ये बन गया? हाँ बन गया। ले लो, मैं बाइक निकालता हूँ। हाँ? समीर, हाँ चलो। हाँ चलो। मैं निकलता हूँ, कल सुबह जल्दी काम पर जाना है। ओके, सी यू। हाय, I'm Aliona. याद आया? Remember? Oh yes. Hi. How are you? Long time. यार, समीर, मैं प्रॉब्लम में हूँ। सिर्फ तुम मेरे को हेल्प कर सकता है। हेल्प करेगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल, बोलो। ये एड्रेस पे मैं हूँ, कल आना। ठीक है, मैं कल आता हूँ। समीर, ये बाल किसका है? मेरा तो नहीं है। बाल है, पता नहीं किसका है। अरे यार, इतना दिमाग क्यों दौड़ा रही हो? आ गया होगा कहीं से। सो जाते ना यार, कल सुबह जल्दी उठना है। हाँ, गुड नाइट। पापा क्या बना रहे हो? मैं अपनी गुड़िया के लिए बिल्डिंग बना रहा हूँ। ये देखो। समीर, समीर। हाँ आया, मैं अब भी आता हूँ। ओके। क्या हुआ? प्लीज ये बैग अलमीरा पे रख दो ना, बहुत भारी है। सलोनी, तुम फिर से पापा के फोन में गेम खेल रही हो? दो मुझे। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि सलोनी के हाथ में फोन मत दिया कीजिए। दिन भर फोन में गेम खेलती रहती है। अरे लेकिन मैंने इसे फोन नहीं दिया, इसे खुद ले लिया होगा। मैं तो यहाँ पर हूँ ना, तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। सलोनी, आइंदा से पापा के फोन में गेम नहीं खेलोगी। माँ, मैं गेम नहीं खेल रही थी। मुझे कुछ नहीं सुनना। आज के बाद से पापा का फोन तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए। गौरव, तेरी प्रॉब्लम क्या है? ज्यादा बड़ी नहीं, सिर्फ 20,000। पागल समझा है मुझे? मैं तुझे पैसे दूंगा। सोच लो, अगर वो फोटो भाभी के पास चली गई तो आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम से ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ये ले, शर्म आनी चाहिए तुझे। अपने भाई को ब्लैकमेल करता है। शर्म बहुत कोशिश की पर आई ही नहीं। बाय द वे, पैसों के लिए थैंक यू। समीर, अभी उधर रहना अनसेफ है। आई डोंट नो मैं किधर जाऊँ। मुझको लगता है कोई मुझको पीछा कर रहा है। मेरा लाइफ डेंजर में है। समीर, रोज ऐसा लगता है कि आज का दिन लास्ट होगा मेरा लाइफ की। नहीं नहीं अलियोना, तुम ऐसा डरो मत। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। एक काम करो, तुम अपना सामान पैक करो और चलो मेरे साथ।
और बाबूजी, कैसी रही आपकी यात्रा? पूरे सफर में तो कोई परेशानी नहीं हुई, बस स्टेशन से घर आने में तकलीफ हो गई। समीर आने वाला था लेने के लिए, आया ही नहीं। कहाँ है समीर? नहीं आए? वो तो बोलकर निकले कि आप लोग को लेने जा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, शायद कोई काम आ गया होगा। झूठ पे झूठ बोल रहे हो आप मुझसे। आपकी शर्ट पे कहीं से बाल आकर अटक गया। माँ बाबूजी को स्टेशन लेने जाने वाले थे लेकिन नहीं पहुंचे। जब भी आपके फोन में मैसेज आता है तो आपके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। आप पक्का मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अरे यार अमिता, मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा? तुम फालतू में मुझ पर शक कर रही हो। मैं बिजी था, नहीं जा पाया उन्हें लेने। अच्छा, ऐसे किस काम में बिजी थे कि आपका फोन स्विच ऑफ था? मैं 2 घंटे तक आपका फोन ट्राई कर रही थी लेकिन नहीं लगा। आखिर आप क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो? ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना तो एक काम करते हैं, कल से 24 घंटे तुम मेरे साथ रहना। जहां जाऊंगा, जो काम करूंगा, तुम मेरे साथ रहना, ठीक है? लेकिन प्लीज भगवान के लिए अभी चुप हो जाओ, बच्ची सो रही। आओ, कम इन। माँ बापूजी, ये एलियोना है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, रशिया से है। एक्चुअली क्या है ना कि इसके पासपोर्ट में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तो जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ये वापस चली जाएगी, लेकिन तब तक ये हमारे साथ ही रहेगी। हाय। जय श्री कृष्ण। अमिता, इन्हें गेस्ट रूम में ले जाओ। शील टेक यू। शंकर, बैग ले लो। कांता, मेरा नाश्ता मेरे कमरे में भिजवा देना। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। You बहुत ब्यूटीफुल। Your name also. आप मुझसे हिंदी बोल सकते हैं, मैं समझती हूँ, बोलती भी हूँ, थोड़ा थोड़ा। You know हिंदी थोड़ा थोड़ा। I know English थोड़ा थोड़ा। बड़ी अंग्रेजी झाड़ी जा रही थी उस फिरंगन के सामने, हैं? जोक पे जोक सुनाए जा रहे थे। मेहमान छे, खातिरदारी तो करनी पड़ेगी ना। सारी जिम्मेदारी तो तुम्हारी ही है। उस हिसाब से बाबूजी तो तुम्हारे बिल्कुल बदतमीज हुए। वो तो उस फिरंगन की तरफ देखते भी नहीं है। देखा नहीं तुमने? Oh, Samir, I'm really happy. Oh, okay. I'm ready. Yeah. समीर मुझे पिक करने आ रहा है पासपोर्ट ऑफिस के लिए। गौरव, मुझे घर के लिए मार्केट से कुछ सामान मंगाना था। अलियोना, हाय। तुम पासपोर्ट ऑफिस जा रही हो ना? कैन आई ड्रॉप यू? मैं भी उसी ओर जा रहा था, कुछ काम था मेरा, तो मैंने सोचा कि तुम्हें भी ड्रॉप कर दूं। नो थैंक्स, समीर आ रहा है, मुझे पिक करना है। गौरव, वो मार्केट जाना था, सामान ले। शंकर को भेज दो, मैं बहुत थक गया हूँ।
आई थिंक वी हैव द राइट पेपर्स, लेट्स लीव। अमिता, अमिता, अच्छा सुनो, मुझे आते वक्त थोड़ा लेट होगा, डिनर तक आता हूँ। કેમ ઘડી ઘડી આની પાછળ ફરે છે? तारू શું માથું ખરાબ થઈ ગયું છે? हर बात का उल्टा मतलब क्यों निकालती हो? इसके पहले भी इसके सारे काम हाथ पकड़ के करवाते थे, जब देखो तब उसके पीछे घूमते रहते हो। अमिता यार, छोड़ो यार। एलियोना, लेट्स गो, कम। अमिता ने क्या कहा? नहीं कुछ नहीं, वो कह रही थी कि डिनर तक वापस आ जाए। कम, वी गेटिंग लेट। रिक्शा, इस बाइक के पीछे चलो। एलियोना, तुम अमिता के बारे में कुछ भी मत सोचो, वो बस थोड़ी सी इनसिक्योर है और कुछ भी नहीं। नॉट ओनली अमिता, घर में सबको मेरे आने की वजह से प्रॉब्लम है, स्पेशली घर की लेडीज। समीर, मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊं? नहीं यार, कैसी बात कर रही हो? कहीं शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी थोड़ी दिनों की तो बात है, डोंट वरी। थैंक यू। कहते हैं इंसान को उसकी जुबान से नहीं बल्कि उसके कर्मों से पहचानना चाहिए। किस परिस्थिति में कोई इंसान किस तरह से बर्ताव करता है, इससे उसको और उसके व्यक्तित्व को जांचा जा सकता है। अल्योना के घर में आने से घर के सभी मर्दों के ईमान डोल गए थे, और दूसरी तरफ थी घर की महिलाएं जो इस भूचाल में अपनी गृहस्थी को डगमगाते हुए देख रही थी। अमिता की समस्या इससे भी बड़ी थी। उसके मन में शक पैदा हो गया था, जो यकीन में बदलता जा रहा था कि समीर और अल्योना का दोस्ती से परे जरूर कुछ और भी संबंध है। पर वो संबंध क्या थे? कौन थी अल्योना? अचानक कहां से और क्यों आ गई थी? किस वजह से उसकी जान खतरे में थी? और समीर उसे इस खतरे से कैसे बचा सकता था? क्या समीर वाकई सिर्फ दोस्ती के नाते निस्वार्थ भाव से अल्योना की मदद कर रहा था, या बात इससे कहीं और गहरी थी? और इस गहराई के परिणाम क्या हो सकते थे? क्या यह किसी भयानक अंत की शुरुआत थी जिसकी आहट किसी ने नहीं सुनी थी? बस बहुत हो गया, अब इस फिरंगन का कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा। अमिता, अगर तुमने शुरू से ही समीर पर नियंत्रण रखा होता ना, तो आज ये नौबत ना आती। जबरदस्ती हमारे सिर पे बिठा रखा है उस फिरंगन को लाके। भाभी, आपका रसीक भैया पे कितना कंट्रोल है वो तो सबको दिख ही रहा है। अमिता, अगर खुद के कपड़े गंदे हो ना, तो जरूरी नहीं है कि दूसरे के कपड़ों पे भी कीचड़ उछाली जाए। मैं कीचड़ नहीं उछाल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। क्या आपको नहीं पता रोज शाम को 7 बजे रसीक भैया घर पर आकर क्यों बैठ जाते हैं? मुझे तो लगता है पूरे के पूरे कुएं में ही भाग मिली हुई है। कहाँ जा रहे हो आप? प्यास लगी है, पानी पीने जा रहा हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? बेशरम, शर्म नहीं आई तुझे? देखो अलोना, मैं मानती हूँ कि तुम इस वक्त बहुत ज्यादा मुसीबत में हो, लेकिन तुम्हारी वजह से हमारा पूरा परिवार बिखर रहा है। तो प्लीज तुम इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, प्लीज। एक मिनट, इतनी रात को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन समीर, तुम कल सुबह ही इसके लिए कोई और इंतजाम करोगे। पर बस। और तब तक निधि बहू, तुम इसके साथ इसके कमरे में जाके सो। अल्योना एक विदेशी लड़की जिसने किसी मुसीबत में होने की वजह से पटेल परिवार के घर में पनाह ली थी। उस सभ्य परिवार के सभी लोगों के चेहरे से सभ्यता का नकाब उतर चुका था। दूसरी तरफ था समीर, जो अल्योना के लिए अपने पूरे परिवार से लड़ाई कर रहा था। पर किस वजह से वो अल्योना के लिए ढाल बना हुआ था?
या फिर समीर ये सब सिर्फ इंसानियत की वजह से कर रहा था? इन सभी सवालों के जवाब शायद मिलने वाले थे, लेकिन वो जवाब जिस शक्ल में सामने आने वाले थे वो और भी भयानक था। जी, समीर पटेल कौन है? मैं हूं समीर पटेल, बोलिए। तुम्हारे पत्नी के मर्डर के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। अरे मैंने कुछ किया नहीं। अरे इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे बेटे को बचाओ ना, देखो ना। मिस्टर समीर, एलियोना आपकी पत्नी थी? नहीं सर, पत्नी नहीं थी, सिर्फ दोस्त थी। मतलब आप उसे जानते थे, मिले थे उससे, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो उसकी पत्नी नहीं थी? क्योंकि इसकी पत्नी का नाम एलियोना नहीं है, अमिता है। ये उसका नंबर है, अब चाहे तो उसे फोन पर बात कर सकते हैं। वो फिलहाल अपने मैके में है, रिश्तेदार की शादी के लिए गई है। यादव, फोन लगाओ इस नंबर पे। सर, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मिस्टर हसमुख पटेल, या तो समीर आपसे झूठ बोल रहा है या आप सब लोग पुलिस से झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि एलियोना समीर की पत्नी होने का सबूत है हमारे पास। सर, अंदर डाल इसको, और आप लोग प्लीज घर जाइए, अब ये हमारा मेहमान है। सर मेरी बात सुनिए सर एक बार। चलिए। सर मैंने कुछ किया नहीं है सर, प्लीज। यादव, एक रशियन लड़की एक इंडियन लड़के से शादी करती है। उस लड़के के घर वालों को शादी के बारे में कुछ पता नहीं है, और फिर वो दूसरी शादी करके एक लड़की को घर लाता है। सर, लेकिन इसकी दूसरी शादी तो गैर कानूनी है। एलियोना को पूरा पटेल परिवार जानता है, और उसका मर्डर हुआ ये किसी को पता नहीं चला, वो भी इतनी बेरहमी से। एलियोना के सीने पर चाकू से लगातार वार किए गए, खून बहने की वजह से उसकी मौत हुई है। डेड बॉडी के आसपास कोई हथियार भी नहीं मिला। बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हुई है, इसका मतलब है मर्डर 2-3 दिन पहले किया गया। तुमने उसके होटल में पूछताछ की थी ना, कुछ पता चला वहां से? सर, मैंने वहां पर भी पूछताछ की, लेकिन उस होटल में एलियोना ने पहली बार चेक इन किया था, इसलिए वहां कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। हाँ सर, लेकिन एलियोना के बैग से जो 2 लाख रुपए हमने बरामद किए, मैंने फिंगरप्रिंट्स के लिए वो भेज दिए हैं। ये पटेल परिवार के हर मेंबर की मोबाइल टावर लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड सब मंगवाओ, सबसे पूछताछ करो, कोई छूटना नहीं चाहिए। ये समीर जितना सीधा बन रहा है उतना है नहीं, 2-2 शादियां की हैं इसने। और एक बात सर, जिस दिन एलियोना का मर्डर हुआ उसी दिन समीर की दूसरी पत्नी मायके चली जाती है। कुछ अजीब नहीं है ये? उस पर नजर रखो, और जैसे ही वो वापस आए उसे पूछताछ करो। प्रॉब्लम तो है इस फैमिली में। सिर्फ समीर नहीं, आप सब लोगों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया। आप सबको पहले से ही पता था कि फिरंगन उसकी पत्नी है। आप सब लोगों ने मिलकर मुझे धोखा दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं इसे लेकर? अमिता, विश्वास करो हमारा, पूरे घर में किसी को पता नहीं था कि समीर ने उससे शादी कर ली है। और ये वक्त रोने का, घबराने का नहीं है। उसे तुम्हारी जरूरत है, हम सबकी जरूरत है। देखो, घर के झगड़े तो हम बाद में भी निपटा सकते हैं ना, पर अभी समीर को बचाना बहुत जरूरी है। इस बात को समझो तुम। मुझे समीर पटेल की दूसरी बीवी अमिता से बात करनी है। एलियोना और समीर के बारे में आप क्या जानती हो? मतलब उन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा था? एलियोना समीर की सिर्फ दोस्त थी, मैं बस इतना ही जानती हूँ। समीर ने हमेशा हमसे ये कहकर मिलवाया कि वो उसकी अच्छी दोस्त है। समीर, मैंने खुद अपनी आंखों से तुम दोनों को गले मिलते हुए देखा। यार अमिताभ, यार गले मिलने से चक्कर चलने लगता है क्या? मुझे कुछ नहीं सुनना, उसे अभी के अभी हमारे घर से निकालो,
नहीं तो ये सफेद चुड़ैल हमारा घर तोड़कर जाएगी। यार इस घर की सारी औरतों को उसके सफेद रंग से क्या प्रॉब्लम है? उसके सफेद रंग के साथ उसका अपना दिमाग है, एक अपनी लाइफ है, और उसकी लाइफ में ढेर सारे प्रॉब्लम्स हैं। जैसे ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी वो खुद यहाँ से चली जाएगी और तुम्हारी सफेद चुड़ैल कभी नहीं दिखेगी। ओके ओके। और जब से वो यहाँ रहने आई तब से इस घर के मर्द पागलों की तरह उसके पीछे घूम रहे थे। जिस दिन एलियोना का कत्ल हुआ उसी दिन आप भी अपने मायके चली गई थी। आप ये कहना चाहते हैं कि मैं? तुम्हें पता है तुम अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हो। तूने 2 शादियां की और जब वो दोनों एक दूसरे के बारे में जान गई तो तुम्हारे लिए मुसीबत बन गई और उन दोनों में से एक को तुमने बड़े आराम से अपने रास्ते से हटा दिया। सर मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैंने किसी को रास्ते से नहीं हटाया, मैंने कुछ भी नहीं किया सर। अगर तू आराम से हमें बताएगा कि तूने एलियोना को क्यों मारा तो तकलीफ तुझे ही कम होगी, वरना उगलवाने के तो बहुत सारे तरीके हमें आते हैं। सर मैंने एलियोना को नहीं मारा, मैं तो किसी को मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। मार नहीं सकता लेकिन 2 शादियां कर सकता है। अब ये 2 शादियां तेरे गले का फंदा बनेंगी। एक के मर्डर के इल्जाम में तू यहाँ बैठा है और दूसरी मतलब अमिता तुझ पे केस करने वाली है। देख, अगर इस सच के बदले तूने एलियोना के बारे में हमें बताया तो हो सकता है हम तुम्हारी कुछ मदद कर पाएं, लेकिन अगर अब भी तुमने पुलिस से झूठ बोला तो तुम्हारी बची कुची इज्जत भी चली जाएगी। ठीक है सर, मैं आपको सच बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। 6 साल पहले एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम नाम का कोर्स कर रहा था मैं। मेरी मुलाकात वहीं एलियोना से हुई। वो यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा पर आई थी। उसकी टूटी फूटी हिंदी और इंग्लिश की वजह से हम दोनों की पहले बात हुई और उसके बाद हम धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए। समीर, मेरा वीज़ा एक्सपायर होने वाला है। आई डोंट वांट टू गो बैक। वहाँ कोई काम नहीं मिलेगा मुझे। फैमिली को सपोर्ट करना है, इधर ही रहना है। अरे तो प्रॉब्लम क्या है, अपना वीज़ा बढ़वा लो। इट्स नॉट पॉसिबल। पर एक रास्ता है। अगर मैं किसी इंडियन को मैरिज कर लूँ तो मैं इधर स्टे कर सकती हूँ परमानेंट। वाह, ये तो अच्छी बात है, तो कर लो ना शादी। विल यू मैरी मी? जस्ट योर नाम। मैं चली जाऊंगी उसके बाद। प्लीज समीर, आई वोंट मीट यू एवर, प्लीज। ओके। रियली? बस सर, उसके बाद हमारा कोर्स पूरा हो गया और उसके वादे के अनुसार वो कभी मुझे मिली, ना ही कभी मैंने उसके बारे में सुना। फिर इन दिनों अचानक वो मेरे सामने आकर खड़ी रह गई। और सर मेरा यकीन मानिए, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और मैं अपनी दोस्त का खून क्यों करूंगा सर? क्योंकि वो तेरे गले की हड्डी बन गई थी। वो तुम्हारे पास आना चाहती थी, जिसकी वजह से तुम्हारी बीवी तुमको छोड़ के जा सकती थी। तुमने उसे खुद से दूर जाने के लिए पैसे भी दिए। पैसे? वो 2 लाख जो उसके बैग से मिले उन पर तुम्हारी उंगली के निशान थे, और पैसे देने के बावजूद भी जब वो चुप नहीं बैठी तब तूने उसे मार दिया। एलियोना से जुड़ी कोई जानकारी पुलिस के पास नहीं थी और जानकारी का एक ही जरिया था, वो था पटेल परिवार। सबूत के तौर पर पैसों पर समीर और उसके बड़े भाई रसिक की उंगलियों के निशान मिले थे। बैंक से डिटेल मिलने पर पता लगा कि ये पैसे रसिक ने दुकान के अकाउंट से निकाले थे, पर समीर का कहना था कि उसने ये पैसे एलियोना को दिए ही नहीं, तो आखिर ये पैसे उसके पास पहुंचे कैसे? क्या रसिक का भी एलियोना के कत्ल से कोई संबंध हो सकता था, या फिर पटेल परिवार के और भी सदस्य इस कत्ल से जुड़े थे? इसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए पुलिस ने समीर के पड़ोसियों से पूछताछ करने की ठानी। नहीं सर, पहले कभी झगड़े की आवाज़ तक नहीं आई। जिस दिन वो फिरंगी लड़की, क्या नाम था उसका, एलियोना, घर से गई थी, उससे 1 रात पहले घर से खूब चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। किसी बात पे बहुत बुरा झगड़ा था साहब। शर्म नहीं आई तुझे? शर्म? अरे यार, कैसे गला फाड़ कर चिल्ला रहे हैं? अंदर जाके देखें क्या? अरे जाने दो ना, उनके घर का मामला है, हम क्यों बीच में पड़े? अरे यार, मैं कौन सा बीच में पड़ रहा हूँ? मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारी नींद क्यों खराब कर रहे हैं? हाँ, चैन से सोने भी नहीं देते, रात भर डिस्टर्ब करके रखते हैं। क्या हुआ था ये तो पता नहीं, लेकिन गौरव की वजह से झगड़ा हुआ था। वो है ही ऐसा साहब, 1 नंबर का आवारा, काम धाम तो कुछ करता नहीं, भाइयों से पैसे लेकर लड़कियों पे उड़ाता।
यादव, अलियोना के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक सारे कॉल आउटगोइंग, इनकमिंग, सारे नंबर पटेल फैमिली के ही हैं। सर रिकॉर्ड देखकर तो यही लगता है कि अलियोना इनके अलावा और किसी से बात ही नहीं करती थी, ना ही किसी को कॉल किया है। और समीर के मोबाइल से जितने भी कॉल आए और गए, लगभग उतने ही कॉल गौरव के भी हैं। पर यादव, मर्डर के टाइम गौरव और समीर दोनों का टावर लोकेशन होटल से काफ़ी दूर है। एक काम करो, एक गौरव को उठाओ। अलियोना के मर्डर केस में सस्पेक्ट्स की लिस्ट बढ़ती जा रही थी। यूं तो पूरा पटेल परिवार पुलिस की हिट लिस्ट पर था, लेकिन गौरव का नाम उभर कर सामने आया था। ये जानने के बाद कि गौरव काफी अय्याश किस्म का इंसान है और लड़कियों को खिलौना समझना उसकी आदत है। एक लड़की के मामले में तो बात अबॉर्शन तक पहुंच गई थी, जिसे बाद में गौरव ने धमकी और पैसे देकर चुप करवाया था। और अलियोना के फोन रिकॉर्ड्स भी बता रहे थे कि उन दोनों के बीच में काफी बातचीत होती थी। पुलिस का शक गौरव पर और गहरा हो गया था और इसीलिए उन्होंने गौरव से पूछताछ आगे बढ़ाई। इससे पहले कि मैं तुझसे बुलवाने की ठान लूं, सच बोल। कॉल रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि तू दिन रात उसे फोन किया करता था। नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने उसे कभी कॉल नहीं किया। बता दो सर, बता दो, मारो मत सर, सब सच सच बता दो, मारो मत। हे अलियोना, हाय। हे, इट्स गिफ्ट फॉर यू, तुम्हारे लिए है, लो ना। मैंने बोला था नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? Why don't you understand? Please go. अरे तुम्हें मेरा गिफ्ट नहीं चाहिए? ऐसा क्या है समीर भैया में जो तुम उसके साथ चिपकती हो और मुझसे दूर भागती हो? हे, बहुत प्यार से बोल रहा हूँ, प्लीज ले लो। अगर दोबारा ऐसा किया तो समीर को बोलूंगी। She dirty boy. सर उसने मेरी बहुत बेइज्जती की थी। वो मुझे सती सावित्री होने का राग दे रही थी। फिर मुझे पता चला कि समीर भैया ने उसे पैसे दिए, तो मैंने सोचा मैं भी पैसे दूं तो वो मान जाएगी। तो मैंने उसे पैसे भी ऑफर किए सर, लेकिन वो फिर भी नहीं मानी। और इसी बात का बदला लेने के लिए, और जो तुझे चाहिए था वो तुझे मिल नहीं रहा था, इसी वजह से तूने उसको मार दिया। सर अरे यकीन करो, मैंने उसे नहीं मारा। और सर जब से वो हमारे घर से गई है, उसके बाद से मैंने उसे कभी देखा भी नहीं सर। मिस्टर समीर, आप जा सकते हैं। मिस्टर रसिक, आप नहीं। क्यों सर? मिस्टर रसिक, ये आपकी दुकान के बैंक अकाउंट के डिटेल्स हैं। झूठ बोलने की तो सोचना भी मत, क्योंकि हमें पता है कि ये 2 लाख रुपए तुमने अपने अकाउंट से निकाले और यही 2 लाख रुपए एलियोना के पर्स से बरामद हुए, जिस पे तुम्हारे उंगलियों के निशान मिले हैं। अब सीधे और सच बता, ये पैसे एलियोना के पास कैसे आए? सर मुझे लगा कि ये पैसे समीर ने एलियोना को दिए थे। एक दिन उसने मुझसे कहा था कि एलियोना बहुत मुसीबत में है और उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है, तो मैंने पैसे अकाउंट से निकाले और दुकान में रख दिए थे। और जब अगले दिन आकर उस जगह पे देखा तो पैसे नहीं थे। मुझे लगा कि समीर ने एलियोना को दे दिए होंगे। तुमने समीर से पूछा नहीं पैसे दिए या नहीं? सर उतना मैंने ज़रूरी नहीं समझा। पटेल परिवार के लगभग सभी पुरुष किसी न किसी रूप में अलियोना से जुड़े थे। गौरव ने अलियोना का फायदा उठाना चाहा था। रसिक ने जो बैंक से पैसे निकाले थे वो अलियोना के पास मिले थे। और समीर, उसने तो अलियोना को कानूनन अपनी पत्नी बनाया था। इनमें से कोई तो था जो पुलिस से झूठ बोल रहा था और जिसका ताल्लुक अलियोना के कत्ल से था, या फिर इनके अलावा कोई और भी था जो अलियोना के कत्ल को अंजाम दे चुका था और अब तक पुलिस की नजरों से बचा हुआ था। संदिग्ध कई थे लेकिन सबूत किसी के खिलाफ नहीं था। और फिर पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगा जिसने सबके होश उड़ा दिए। सर अलियोना के दूसरे नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। ये नंबर देखिए सर किसका है। पटेल फैमिली के इस मेंबर के बारे में हमने सोचा ही नहीं था। यादव, हम जो सोच रहे थे, मुझे लगता है ये केस उसका उल्टा ही निकलने वाला है। उठा लो इसको।
खातिरदारी करते हैं इसकी। कितनी हैरानी की बात है कि हम तुम्हारे बेटों से पूछताछ करते रहे और तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं। अब तू अपनी कहानी खुद सुनाएगा या हम सुनाएं? बता दो सर, सब कुछ सच सच बता दो। वो मीरा रोड में एक इवेंट के नाम पर एक एस्कॉर्ट एजेंसी है। मैं एक बार वहाँ चला गया और तब से मुझे रशियन लड़कियों की लत सी लग गई। मैं अक्सर एलियोना के पास जाता था सर। मैं उसका रेगुलर क्लाइंट था। उसके कुछ दिनों के बाद एजेंसी वालों ने एलिना की जगह पे किसी और लड़की को भेजना शुरू कर दिया सर। शायद ये उनका पॉलिसी हो। एलिना का नंबर भी चेंज हो गया था सर। उसके बाद तो मैंने सीधा उसे समीर के साथ अपने घर में देखा सर। सर मैं तो बस इतना चाहता था कि वो जल्द से जल्द मेरे घर से चले जाए सर, लेकिन मैं उसे मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता सर। मैं सच कह रहा हूँ सर, उसके मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं सर। मैं सच कह रहा हूँ सर। यादव, ये पटेल परिवार का हर मर्द कुछ ज्यादा ही रंगीन है। क्यों नहीं मार सकता तू उसे? अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी असलियत छुपाने के लिए तुमने उसे मारा होगा। बिल्कुल मार सकता है तू उसे। कत्ल का मकसद भी है तेरे पास। चल अब बता, कैसे मारा उसे? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं मारा है उसे। और सर आप लोगों से एक और विनती है, मेरे परिवार वालों को इसके बारे में कुछ मत बताइएगा सर, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा सर। एक लड़की की जान चली गई और तुझे अपनी इज्जत की पड़ी है। इसे यहीं बिठा के रखो। सर आपको क्या लगता है, यह सच बोल रहा है? पता नहीं, पता करना पड़ेगा। अलियोना के कत्ल का किसी को कोई दुख नहीं था। सब सिर्फ अपना बचाव चाहते थे, लेकिन पुलिस के पास किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। आखिरकार पुलिस ने पटेल परिवार के हर सदस्य पर निगरानी रखने के लिए अपनी टीम लगा दी। पुलिस इस केस को हल करने की पूरी कोशिश कर रही थी। हेलो सर, वो मंदिर के अंदर गई। अंदर जाओ या यहीं इंतजार करो? अंदर जाओ, 1 मिनट के लिए भी नजर मत हटाना। यस सर। सर मुझे और तो कोई बात अजीब नहीं लगी, लेकिन एक बात ज़रूर अजीब थी कि मलाड से रोज़ मीरा रोड मंदिर जाना, जबकि मलाड में भी बहुत सारे मंदिर हैं। यादव, चलो इस पुजारी से मिलते हैं। इस औरत को आप जानते हैं? हाँ, ये अपने पति के साथ मंदिर आती हैं। दोनों पति पत्नी पूरा सत्संग सुनते हैं, फिर कुछ देर मंदिर में बैठते हैं और फिर चले जाते हैं। हाँ, अभी कुछ दिन पहले दोनों में किसी बात को लेकर तू मैं जरूर हुई थी। आपके मंदिर में सीसीटीवी लगा है? हाँ है ना। बहुत घुमाए इन लोगों ने। यादव, इन दोनों को एक साथ उठा के लेके आओ। हमें पता है तुम्हारा और गौरव का नाटक, पति पत्नी बन के मंदिर जाना और भी बहुत कुछ। हमें सिर्फ ये पता करना है कि तुम दोनों ने एलियोना के साथ क्या किया, उसे क्यों और कैसे मारा। सर ये आप मुझसे
क्या और क्यों पूछ रहे हैं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, मतलब तुम आसानी से नहीं बोलोगी। देखा मैं सर, यादव को बोलो, उसको कुछ खर्चा पानी दे, हड्डियां तोड़ दो उसकी। ओके सर। अगर तुझे सचमुच की मार नहीं खानी है तो चिल्ला, जोर से चिल्ला, चिल्ला। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज प्लीज उसे मत मारिए, प्लीज। मैं आपको सब सच सच बताने के लिए तैयार हूँ। उसे मत मारिए, प्लीज मत मारिए उसे, प्लीज। रुक जाओ यादव। मैं और गौरव एक दूसरे से प्यार करते थे। गौरव, तुम घर वालों को हमारे बारे में कब बताओगे? क्या कब बताओगे? अरे हमारे बारे में, हमारे रिश्ते के बारे में। मैंने अब तक तुम्हारा इंतजार किया है और तुम जानते हो ना, मेरे घर वाले भी कब से मेरे पीछे पड़े, दूसरी शादी कर लो, दूसरी शादी कर लो। तो कर लेती, क्यों नहीं की? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्लीज यार, ये प्यार व्यार का नाटक प्लीज बंद करो। मैं सब जानती हूँ, तुम उस फिरंगन के चक्कर में ही यही सब कर रहे हो ना। अच्छा हुआ तुम खुद ही समझ गए, वरना मैं ही तुम्हें बताने वाला था कि अब बहुत हो गया, अब तुम ये रिश्ता विश्ता सब भूल जाओ, खुद आगे बढ़ो और मुझे भी आगे बढ़ने दो। हाय, तुम पासपोर्ट ऑफिस जा रही हो? कैन आई ड्रॉप यू? मैं भी उसी ओर जा रहा था। एलियोना मेरे और गौरव के बीच कांटा बन चुकी थी। देख रही हूँ मैं कि किस तरह उस फिरंगन के पीछे लार टपका कर घूमते रहते हो। एक बात कान खोलकर सुन लेना, मैं उस चुड़ैल के साथ तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इसीलिए मैंने शंकर की मदद ली और हेलो, काम हो गया। ठीक है। मारिक, लेके जाओ इसको। कहते हैं प्यार दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है। इसके जिंदा रहने से ईर्ष्या, द्वेष जैसी चीजों से खुद ब खुद मुक्ति मिल जाती है। तो फिर निधि अपने आप को इस बेवजह की नफरत से अलग क्यों नहीं कर पाई? वो इसलिए क्योंकि वो जिसे प्यार समझ रही थी वो प्यार था ही नहीं। वो दरअसल पागलपन, हवस और अकेले रह जाने के डर का कुछ मिला जुला रूप था। इस पागलपन, हवस और नाजायज रिश्तों की लड़ाई में बेचारी अल्योना बेवजह हार गई। वो अल्योना जो अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए हर पल मरना कबूल करती थी, वो जो रोज नए शर्मनाक समझौते करती थी और सभ्य समाज की नजरों में गिरी हुई थी। वो सभ्य समाज जिसे हसमुख पटेल के परिवार जैसे लोग बनाते हैं, जिनका अपना रोम रोम पाप के हाथों बिक चुका है। इस पूरे जायज नाजायज रिश्तों के खेल में घाटा सिर्फ अल्योना और समीर को उठाना पड़ा। अल्योना ने इस नुकसान की भरपाई अपनी जान देकर की और समीर ने अपनी दोस्त गवाकर। समीर जो अल्योना की मदद करना चाहता था, एक सीधा सच्चा इंसान था। उसे शायद अब किसी रिश्ते पर कभी भरोसा नहीं होगा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।